वीडियो के आज के सेशन में हम लोग नगरीय भूगोल से संबंधित कोटि आकार नियम, प्रमुख नगर और नगर प्रभाव क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी हायर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कोटि आकार नियम को। कोटि आकार नियम। आज के सेशन में हम लोग कोटि आकार नियम के बारे में जानेंगे और समझेंगे। रैंक साइज रूल, कोटि आकार नियम क्या है? तो यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी क्षेत्र में छोटे नगरों की संख्या सर्वाधिक होती है, मध्यम नगरों की संख्या या मध्यम आकार वाले नगरों की संख्या उससे भी कम होती है और बड़े आकार वाले नगरों की संख्या सबसे कम होती है। तो यह जो नियम है इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम जेके जिफ ने सन 1949 ईस्वी में दिया था। तो सबसे पहले आप कुछ बातों को नोट कर लीजिए कि यह सिद्धांत, इस तथ्य पर आधारित है कि किसी क्षेत्र के छोटे आकार वाले नगरों की संख्या सर्वाधिक होती है, मध्यम आकार वाले नगरों की संख्या उससे कम और बड़े आकार वाले नगरों की संख्या सबसे कम होती है। तो यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि किसी क्षेत्र के छोटे आकार वाले नगरों की संख्या सर्वाधिक होती है, मध्यम आकार वाले नगरों की संख्या उससे कम मतलब इस छोटे आकार वाले नगर से कम होगा और बड़े आकार वाले नगरों की संख्या सबसे कम होती है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो सबसे बड़े आकार वाले नगर को रैंक फर्स्ट में रखा जाएगा। यानी कि जो सबसे बड़े आकार वाले नगर है, तो ये आकार वाले नगर को मतलब जनसंख्या की दृष्टि से होगा। यहाँ पर आप लोग जनसंख्या की दृष्टि से ही समझिएगा, ऐसा नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से समझिए, नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से है, समझिए ये। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद छोटे संख्या वाले
नगरों को रैंक यहाँ पर हो जाएगा आपका रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि श्रेणी में रखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई। आदि श्रेणी में रखा जाएगा। तो देखिए यही चीज़ है यहाँ पर कि सबसे छोटे आकार वाले नगरों की संख्या सर्वाधिक होगी, मध्यम आकार वाले नगरों की संख्या उससे कम और बड़े आकार वाले नगरों की संख्या सबसे कम होगी। तो जो सबसे कम होगी उसको रैंक 1 में रखा जाएगा। इसके बाद छोटे संख्या वाले नगरों को रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि श्रेणियों में रखा जाता है। अब यदि बात करें तो कोटि आकार नियम का प्रतिपादन सन 1949 में जेके जीफ ने किया, या कोटि आकार नियम को 1949 में जेके जीफ ने दिया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोटि आकार नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो 1949 ईस्वी में जेके जीफ के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोटि आकार नियम के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में बड़े नगर की जनसंख्या 60 लाख है तो उससे नीचे 10वें नगर की जनसंख्या मात्र उसका 10वां भाग यानी कि 6 लाख ही होगी। ठीक, इसको अभी एक सूत्र के माध्यम से जीके जीफ ने बताया था, उस सूत्र को भी मैं बताऊंगा। कोटि आकार नियम के अनुसार यदि किसी बड़े नगर की संख्या 60 लाख है, संख्या नहीं बल्कि ये आप इसको जनसंख्या कह दीजिए, जनसंख्या 60 लाख है तो उससे छोटे नगर की जनसंख्या बृहत्तम नगर के जनसंख्या का मात्र 10वां भाग अर्थात 6 लाख ही होगी। यहाँ तक हो गया चीज़ें क्लियर। जीफ ने कोटि आकार नियम के लिए निम्न सूत्रों का
परिकलन किया, परिकलन किया। सूत्र क्या है? Pn बराबर P1/n हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र है। जहाँ पर Pn क्या है, तो Pn आपके नगरों की जनसंख्या है, P1 नगर है, n क्या है, संख्या है। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उदाहरण क्या है। यही उदाहरण है, इसको एक क्वेश्चन के रूप में मैं किसी बड़े नगर की जनसंख्या P1 बराबर 50,000 है, तो 50,000 है तो 10वें नगर के छोटे नगर की संख्या कितनी होगी, ये आपका सवाल हो गया। संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि Pn बराबर 50,000 है, n बराबर 10 है। फार्मूला है Pn/n नहीं, P1, ये P1 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर P1 है। ठीक है, तो P1 क्या है आपका 50,000 है और Pn या n बराबर क्या है 10 है। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले में आप पुटअप कर दीजिए Pn इक्वल टू P1/n। तो यहाँ पर P1 कितना दिया गया है 50,000 और n कितना है 10, तो कितना ये आपका आ गया, ये 5,000। ठीक है, तो ये आपका जो 10वें नगर के छोटे नगर की जो संख्या होगी वो आपका 5,000 होगा। तो निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, निष्कर्ष में कि 10वें नगर के छोटे नगर की संख्या 5,000 होगी। इस तरह से क्वेश्चन आपका नेट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, 1, 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है। और ये फार्मूला भी नेट की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और इस फार्मूले से संबंधित सवाल भी गणितीय रूप में दिए जाते हैं और परीक्षा में आता है। और तीसरा जो आता है कि कोटि आकार नियम किसने दिया, तो ये जीके के द्वारा 1949 में दिया गया था। तो हम लोगों ने कोटि आकार नियम के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक बार मैं फिर से इसका पुनः रिपीट कर देता हूँ कि कोटि आकार नियम क्या है। कि यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि किसी क्षेत्र के छोटे आकार वाले नगरों की संख्या सर्वाधिक होती है, मध्यम आकार वाले नगरों की संख्या उससे कम होगी और बड़े आकार वाले नगरों की संख्या सबसे कम होती है। तो इस आधार पर सबसे बड़े आकार वाले नगर को रैंक 1 में रखा जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे छोटी नगर वाली संख्या आते जाएंगे उनको क्रमशः रैंक 2, 3, 4, 5, 6 आदि श्रेणियों में रखा जाता है। कोटि आकार नियम का प्रतिपादन 1949 में जेके जीफ ने किया था। कोटि आकार नियम के अनुसार यदि किसी बड़े नगर की जनसंख्या 60,000 है तो उससे छोटे नगर की जनसंख्या बृहत्तम नगर की जनसंख्या का मात्र 10वां भाग यानी कि 6 लाख ही होता है। अब जीफ ने कोटि आकार नियम के लिए कुछ सूत्र दिए थे। Pn इक्वल टू P1/n, जहाँ पर Pn नगरों की जनसंख्या है, P1 सबसे बृहत्तम नगर है। ठीक है, अब उदाहरण दिया गया है कि किसी बड़े नगर की जनसंख्या P1 इक्वल टू 50,000 है तो 10वें नगर के छोटे नगर की संख्या कितनी होगी। तो P1 इक्वल टू दिया है 50,000, n इक्वल टू 10 दिया है, तो P1
Pn इक्वल टू P1 अपान n, यानी कि आपका 50,000 अपान 10 हो जाएगा। इस आधार पर जो 10वें नगर की जनसंख्या होगी वो 5,000 होगी। ये बहुत ही साधारण है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत इसमें डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें नहीं है, बल्कि ये नगरों के संख्या के आधार पर इसका एक रैंक का कैटेगराइजेशन किया गया है। बस उसी को आपको समझना है। अब इसके बाद हम लोग प्रमुख नगर के बारे में जानेंगे, प्रमुख नगर क्या होती है। तो प्रमुख नगर शब्द या प्रमुख नगर की संकल्पना कह सकते हैं, तो इसे मार्क जेफरसन के द्वारा सन 1939 ईस्वी में दिया गया था। प्रमुख नगर क्या होता है कि किसी प्रदेश में सबसे बड़े नगर को ही प्रमुख नगर कहा जाता है। ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। प्रमुख नगर की संकल्पना। प्रमुख नगर की संकल्पना। तो प्रमुख नगर क्या होता है कि किसी प्रदेश में सबसे बड़े नगर को ही प्रमुख नगर कहा जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख नगर कोलकाता होगा, क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा क्या है, नगर है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा नगर होगा वो आपका लखनऊ और कानपुर ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख नगर क्या होते हैं कि किसी प्रदेश का जो सबसे बड़ा नगर होता है उसी नगर को ही प्रमुख नगर कहा जाता है। और प्रमुख नगर की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1949 में मार्क जेफरसन के द्वारा दिया गया था। जेफरसन ने विश्व के कुल 51 देशों का अध्ययन किया, जहां 28 नगर ऐसे थे। मैं इसको पहले लिख देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा इंक डाल देता हूं मैं। किसी प्रदेश में सबसे बड़े नगर को प्रमुख नगर कहते हैं। तो किसी प्रदेश में सबसे बड़े नगर को प्रमुख नगर कहते हैं। प्रमुख नगर की संकल्पना, प्रमुख नगर की संकल्पना 1939 ईस्वी में मार्क जेफरसन के द्वारा दिया गया। जेफरसन ने विश्व के कुल 51 देशों का अध्ययन किया, जहां पर 28 नगर ऐसे थे
28 नगर ऐसे थे जो बराबर P1/P2 और ये 18 बराबर P1/P2 3 से बड़े और 5 बराबर P1/P2 2 गुने से कम। तो यहाँ पर 28 नगर ऐसे थे जहाँ पर P1 यानी कि प्रथम नगर और द्वितीय नगर, ठीक है, प्रथम नगर का जो आपका द्वितीय नगर 2 गुने से अधिक, 2 गुने से अधिक थे। यहाँ 3 गुने से अधिक थे, 3 गुने से अधिक थे। 18 ऐसे नगर थे जो 3 गुने से अधिक थे और 5 ऐसे नगर थे जो 2 गुने से कम थे, जो 2 गुने से कम थे। तो किसी प्रदेश में सबसे बड़े नगर को प्रमुख नगर कहते हैं। प्रमुख नगर की संकल्पना 1939 में जेके जीफ ने दिया था। जेके जीफ ने मार्क जेफरसन ने दिया था। वहाँ पर मैं चला जा रहा हूँ। जेके जीफ ने, मार्क जेफरसन ने दिया था। जेके जीफ ने कोटी आकार नियम दिया था, ठीक है, मार्क जेफरसन ने दिया था। और जेफरसन ने विश्व के कुल 51 देशों का अध्ययन किया और पाया कि वहाँ 28 नगर ऐसे थे जो 2 गुने से अधिक थे, 18 नगर ऐसे थे जो 3 गुने से अधिक थे, 5 नगर ऐसे थे जो 2 गुने से कम थे, ठीक है। इसमें प्रायः पूछा जाता है कि प्रमुख नगर की संकल्पना किसने दिया था, तो मार्क जेफरसन ने 1939 ईस्वी में दिया था। या फिर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कोई एक प्रदेश दे देगा और पूछेगा कि यह किसका उदाहरण है। जैसे मान लेते हैं कि 4 कोई ऑप्शन दे दे, ठीक है, जैसे कोलकाता दे दे। ऐसे सवाल बन जाएगा आपका कि इनमें से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इनमें से कौन प्रधान नगर होगा, ठीक है, इनमें से कौन प्रधान नगर होगा। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के 3-4 शहर दे दिया जाए, ठीक, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जानते होंगे। जैसे मान लेते हैं आपका एक दे दिया जाए कानपुर, दूसरा दे दिया जाए मिर्ज़ापुर, तीसरा दे दिया जाए आपको गोरखपुर, चौथा दे दिया जाए आपको रविदास नगर, ठीक है। अब इनमें से कौन प्रधान नगर होगा, तो इनमें से देखिए अपने आप में स्वयं में सभी प्रधान नगर होंगे, खुद में स्वयं में सभी प्रधान नगर होंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, एक जनपद हैं। लेकिन इनमें जो कानपुर होगा, इन चारों में जो कानपुर होगा ये प्रधान नगर होगा, क्योंकि कानपुर की जनसंख्या, नगरों में निवास करने वाली जो जनसंख्या होगी वो इनकी अपेक्षा सर्वाधिक होगी, इसलिए कानपुर इनमें से प्रधान नगर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं कि इनमें से कौन सा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
नगर प्रभाव क्षेत्र या अम्लैंड। ठीक है, नगर प्रभाव क्षेत्र या अम्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नगर प्रभाव क्षेत्र क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर नगर का प्रभाव क्षेत्र या इसी को अम्लैंड कहा जाता है या अम्लैंड। अब इसमें देखिए कोई भी नगर होता है तो उस नगर का अपना एक केंद्र होता है और वही केंद्र उस नगर को प्रभावित करता है और वही केंद्र ही उस नगर का प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी नगर में जो उस नगर का मुख्य केंद्र है या उसको आप CBD भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्षेत्र क्या करता है कि उस पूरे नगर को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई नगर हो गया, ये कोई नगर हो गया, ये कोई नगर हो गया। ठीक है, इस नगर का अपना एक केंद्र होगा, इस नगर का अपना एक कोई केंद्र होगा और यह केंद्र इस नगर के जहाँ तक के एरिया को प्रभावित करेगा, जहाँ तक के एरिया को ये प्रभावित करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ तक के एरिया को इसने प्रभावित किया, यहाँ तक के एरिया को इसने प्रभावित किया और यहाँ तक के एरिया को प्रभावित नहीं किया। ये जो है एरिया प्रभावित नहीं हो पाया है। तो ये जहाँ तक के एरिया को प्रभावित करेगा इसी को नगर का प्रभाव क्षेत्र या अम्लैंड कहा जाएगा। नगर का प्रभाव क्षेत्र या अम्लैंड कहा जाएगा जहाँ तक ये मुख्य नगर अपने बाहरी नगरों के एरिया को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार नगर का सर्वाधिक जो प्रभाव केंद्र होता है या नगर का सर्वाधिक जो प्रभाव होता है वो नगर के केंद्र में दिखाई देता है। केंद्र के बाहर जहाँ तक नगर का प्रभाव दिखाई देता है उसी को नगर का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। अब कोई भी नगर अपने प्रशासनिक सीमा के भीतर आत्मनिर्भर इकाई नहीं होती है। यानी कि यदि कोई भी नगर है तो वो अपने प्रशासनिक सीमा, अपने आर्थिक या व्यापारिक या उसको सांस्कृतिक कई नाम दे सकते हैं, मैंने एक नाम दिया प्रशासनिक। तो कोई भी नगर अपने प्रशासनिक सीमा के भीतर आत्मनिर्भर इकाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस नगर का अपने चारों ओर स्थित जो क्षेत्र होते हैं वे किसी न किसी संबंधों से उस नगर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो नगर का जो प्रभाव क्षेत्र है या जो अम्लैंड है ये नगर का प्रभाव क्षेत्र है। यहाँ पे एक मुख्य नगर हो गया, यहाँ पर ये मुख्य नगर हो गया। अब इस मुख्य नगर का प्रभाव नगरों के जहाँ तक के क्षेत्रों पर पड़ेगा उसी को हम नगर का प्रभाव क्षेत्र या अम्लैंड कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ। नगर का सर्वाधिक प्रभाव, नगर का सर्वाधिक प्रभाव केंद्र में दिखाई देता है। जो नगर होता है उस नगर का सर्वाधिक प्रभाव केंद्र कहाँ दिखाई देगा, सर्वाधिक प्रभाव कहाँ दिखाई देगा, केंद्र में दिखाई देता है। अब क्या होगा कि केंद्र के बाहर जहाँ तक नगर का प्रभाव होगा उसे नगर का प्रभाव क्षेत्र या अम्लैंड
कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई प्रमुख नगर हो गया या मुख्य नगर हो गया, ये हो गया आपका नगर और ये हो गया आपके नगर का केंद्र। अब इस नगर के केंद्र का प्रभाव जहाँ तक होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब देखिए एक मुख्य नगर हो गया, इस मुख्य नगर का देखिए प्रभाव इस पेटी तक सर्वाधिक है, इस पेटी तक कितना है, सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। इस पेटी तक इस नगर का प्रभाव क्षेत्र सर्वाधिक है और दूसरी पेटी में कम है, दूसरी पेटी में क्या है, कम है, और तीसरी पेटी में बाहर की ओर सबसे कम है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि यह नगर अपने आसपास के क्षेत्र को जहाँ तक ये सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है, वहीं इस नगर का प्रभाव क्षेत्र या अम्लैंड कहलाता है। अच्छा, लाइट चमक रहा होगा, मैं ज़रा सा लाइट को बंद कर देता हूँ, तब दिखाई देगा आप लोगों को। वहीं इस नगर को क्या कहलाएगा, प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि नगर का प्रभाव क्षेत्र क्या है या अम्लैंड क्या है। चलिए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अम्लैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए आइए अब यहाँ से अम्लैंड को ही नगर का प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। अम्लैंड एक जर्मन शब्द है, एक जर्मन शब्द है अम्लैंड एक जर्मन शब्द है जिसे 1914 में आंद्रे एलिक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आंद्रे एलिक्स ने दिया था। अम्लैंड क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसे 1914 में आंद्रे एलिक्स ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम अम्लैंड शब्द का प्रयोग किसने किया, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भारत में अम्लैंड शब्द के प्रयोगकर्ता, भारत में अम्लैंड शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता R.L. सिंह, या आप पूरा नाम यदि इनका जानना चाहते हैं तो रामलोचन सिंह। तो भारत में अम्लैंड शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता रामलोचन सिंह थे। ये एक पॉइंट हुआ, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है ग्रीन ने नगर प्रभाव के लिए हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग किया। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको जरूर करिए, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को
हाईलाइट करता हूँ। अमलैंड एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? एक जर्मन शब्द है जिसे 1914 में आंद्रे एलिक्स ने दिया था। किसने दिया? आंद्रे एलिक्स ने दिया। और भारत में अमलैंड शब्द का प्रयोग देखिए RL सिंह ने, रामलोचन सिंह ने किया था। ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि भारत में अमलैंड या नगर प्रभाव क्षेत्र के जनक कौन माने जाते हैं, या भारत में अमलैंड या नगर प्रभाव क्षेत्र के प्रयोगकर्ता कौन रहे हैं। तो ये आपके रामलोचन सिंह सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि ग्रीन ने नगर प्रभाव के लिए हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया था? हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि CULTURAL कल्चरल लैंडस्केप का प्रयोग किसने किया? कल्चरल लैंडस्केप का प्रयोग किसने किया? या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लैंडसॉफ्ट लैंडसॉफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया? यहाँ पर आप ये बताएंगे कि लैंडसॉफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे और लगभग नगरीय भूगोल समाप्त हो जाएगा। उन सिद्धांतों में क्या क्या होगा मैं अभी से बता रहा हूँ, आप लोग उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। पहले से पढ़ लेंगे तो यहाँ पर बेहतर आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि केंद्रीय स्थल सिद्धांत, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थी सिद्धांत, वेबर का औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत, इन सब सिद्धांतों के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। हो सकेगा तो मैं सेपरेट एक ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी कुछ आ जाए और कम से कम समय में मैं अधिक से अधिक कंटेंट देना चाहूँगा। यहाँ पर भी मैंने एक ही वीडियो में सेपरेट 3 चीज़ों को बताया। एक मैंने बताया कोटी-अका नियम के बारे में, दूसरा बताया मैंने नगर प्रभाव क्षेत्र के बारे में, और तीसरा बताया था मैंने प्रमुख नगर। ठीक है, और प्रमुख नगर, इन 3 चीज़ों को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए, अपना एक नोट्स तैयार करिए, आप तैयारी में लगे रहिए। हो सकता है नेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से इनमें से टैली कर जाए, और क्वेश्चन श्योर है फंसना ही फंसना है, और फंसेगा। 2-4 क्वेश्चन जो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा घुमा करके पूछ दे, घुमा के पूछ देगा तो बच्चा खा जाओगे बच्चा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नगर प्रभाव क्षेत्र में कुछ और अन्य चीज़ें हैं, जैसे कह सकते हैं कि अमलैंड के सीमांकन की विधियां हैं। ठीक है, तो इन विधियों में अनुभविक विधि और परिमाणिक विधि। ठीक है, अनुभविक विधि और परिमाणिक विधि या परिमाणात्मक विधि, ये 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया था। अनुभविक विधि को गुणात्मक विधि भी कहते हैं, और दूसरा जो विधि है वो है परिमाणात्मक विधि। अब जैसे कह सकते हैं कि अनुभविक विधि के अंतर्गत जैसे RL सिंह ने भारत में दूध, साग, सब्जी, अनाज, समाचार पत्र, बस सेवा को आधार बनाया था। अमलैंड के सीमांकन के लिए RL सिंह ने भारत में दूध, साग, सब्जी और समाचार पत्र, बस सेवा, इनको आधार बनाया था कि आखिर नगर के जो समाचार पत्र है वो कहाँ तक जा सकते हैं। जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक कहीं ना कहीं उस नगर का प्रभाव दिखाई देगा। बस सेवा जो है नगर की बस सेवा है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, जहाँ तक जा रही है वहाँ तक वो सेवा दे रही है, यानी कि वहाँ तक के एरिया को वो प्रभावित कर रही है। दूध है, साग है, सब्जी है, ये नगरों में कहाँ से आ रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं मुख्य नगरों में वहाँ तक के एरिया नगर का प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा। उसी प्रकार से USA में नगर प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन के लिए पार्क ने समाचार पत्रों को आधार बनाया था। USA में नगर प्रभाव क्षेत्र को देखने के लिए पार्क ने समाचार पत्रों को आधार बनाया, और वहाँ पर भी पार्क ये देखे कि ये जो समाचार पत्र है, जो न्यूज़पेपर है, ये मुख्य नगर से अन्य कहाँ तक के क्षेत्रों को ये जाता है और कहाँ तक के क्षेत्रों को ये प्रभावित कर सकता है। उसी प्रकार से ग्रीन ने ब्रिटेन में
नगरों के सीमांकन के लिए बस सेवा को आधार बनाया था। ग्रीन ने ब्रिटेन में नगरों के प्रभाव क्षेत्र के अध्ययन के लिए इन्होंने बस सेवा का एक आधार बनाया और देखा कि यह बस जो है नगर से कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक के क्षेत्रों को यह बस सर्विस दे रही है, सेवा प्रदान कर रही है। तो वहाँ तक का पूरा एरिया क्या होगा, वो नगर के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नगर का प्रभाव क्षेत्र क्या होता है। जहाँ तक नगरों की सेवाएं पहुँच सकती हैं, आप ऐसे समझिए 1000 शब्दों में एक शब्द, जहाँ तक मुख्य नगरों की सेवाएं जहाँ तक पहुँच सकती है उसी को आप उस नगर का प्रभाव क्षेत्र कहेंगे। मित्रों, आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।